Hello everyone. So in this video we are going to discuss about various sources of borrowed funds, its concept and what are the different kinds of sources. यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर के बारे में बात करेंगे कि डिबेंचर क्या होता है, किस तरह से होता है, कंपनीज के लिए वो क्यों फायदेमंद है और डिबेंचर होल्डर्स को कैसे बनाया जाता है. ठीक है, सो लेट्स सी फर्दर व्हाट डिबेंचर्स आर. Now see debentures and bonds. Debentures are an important instrument for raising long-term debt capital. A company can raise funds through issue of debentures which bear a fixed rate of interest. See, in India इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है डिबेंचर्स, और यूएस में या यूके में अगर अपन बात करें, यहाँ इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें तो उसको बोला जाता है बॉन्ड्स. ठीक है, दे बोथ आर सेम थिंग, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. अब डिबेंचर क्या होता है? एक तरीके का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करता है. जैसे कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट इशू करा जो ये कह रहा है कि हम आपको 10 साल के लिए हम आपसे पैसा ले रहे हो, 10 साल तक हम आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया है कि फॉर एग्जांपल एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसने डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई किया है कि हम आपको 8% डिबेंचर्स ले रहे हैं आपसे 1 लाख रुपए के. तो 1 लाख के ऊपर आपका 8% जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा 10 सालों के लिए, जितना भी कंपनी टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाई करती है. नाउ सी डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के लिए एक तरीके से क्रेडिटर होते हैं. क्रेडिटर्स होते हैं क्यों? क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर है जिसने कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया है वो उससे रिटर्न ले रहा है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग ये है कि कंपनी को उस पैसे को, उस रिटर्न को और उस प्रिंसिपल अमाउंट को वापस से रिडीम करना है. मतलब 1 लाख रुपए अगर किसी पर्सन ने दिए हैं तो 1 लाख रुपए के साथ में इंटरेस्ट प्लस करके कंपनी को आज से 10 साल बाद वापस उसको रिटर्न करना है. सो देयरफॉर दे हैव बीन कॉल्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. अब डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनको जो इंटरेस्ट देती है कंपनी, वो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है. मतलब टैक्स देने से पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद फिर टैक्स पे किया जाएगा. डेट मीन्स डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स दे आर द प्रायोरिटी रिवॉर्डर ऑफ फ्रॉम द कंपनी. सबसे पहले जब प्रॉफिट आएगा, जब अर्निंग्स आएगी, तो सबसे पहले जो रिटर्न दिया जाएगा उसमें से वो क्रेडिटर्स को दिया जाएगा. क्लियर? सी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं लाइक पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स रिक्वायर्स दैट द इशू शुड बी रेटेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाइक क्रिसिल. नाउ सी व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज? इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे क्रिसिल, केयर, मूडीज, फिंच. ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम हैं. ये क्या करती है? कंट्रीज को या कंपनीज को या इंस्ट्रूमेंट्स को क्रेडिट रेटिंग देती है, लाइक AAA, AA प्लस, BBB, BB, B, CCC, CCC एंड D. इस तरीके से रेटिंग्स हायरार्किकल ऑर्डर में देती है. AAA का मतलब होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है या बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग है. D का मतलब होता है बहुत बुरी. जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, B पे जाते जाएंगे, C पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्रेडिट रेटिंग की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होती जाएगी. अब जितनी भी कंपनीज डिबेंचर्स इशू करती है वो क्रेडिट रेटिंग उसको रेट करती है. ठीक है, जैसे इन इंडिया क्रिसिल यूज टू रेट, क्रिसिल रेट्स all the instruments and all the companies on the basis of certain aspects like track record of the company, its profitability, debt servicing capacity, credit worthiness and the perceived risk of lending. इन सब का मतलब कुछ पॉइंट्स है वो समझते हैं. ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी मतलब जब से कंपनी ओपन हुई है तब से लेकर अब तक करंट ईयर तक कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है. प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितने समय पे वो प्रॉफिट कमा रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है. डेट सर्विसिंग कैपेसिटी मतलब जहाँ से उसने डेट लिया है उस डेट को सही जगह पे फ्लेक्सिबल वे में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. क्रेडिट वर्दिनेस मतलब जितना उसने डेट लिया कितने समय में उसको रीपे कर रही है, क्या उसमें कोई डिफॉल्टिंग तो नहीं हो रहा है, और क्या रिस्क हो सकता है अगर किसी पर्सन ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो. इसके बेसिस पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग्स प्रोवाइड करती है. Next is issue of zero interest debentures, that is also called as ZID. It is also called as zero coupon bonds, which do not carry any explicit rate of interest, has also become popular in recent years. Now see, zero coupon bonds को या फिर zero interest debentures को समझने के लिए इतना समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है.
कितने का है, अज्यूम करते हैं एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपीज़ का है। कंपनी ने बोला कि आप 100 रुपीज़ मत दो, आप हमें 95 रुपीज़ दे दीजिए, लेकिन डिबेंचर जो होगा वो रहेगा 100 रुपीज़ का ही। कंपनी उसके ऊपर कोई अलग से परसेंटेज इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करेगी, बट जब वो डिबेंचर रिडीम होगा आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद, जितना भी उसका करस्पॉन्डिंग ईयर है, उस मैच्योरिटी डेट पर कंपनी उसको 95 रुपीज़ ना देते हुए उसको 100 रुपीज़ देगी। तो ये जो 5 रुपीज़ का जो डिफरेंस आया है फेस वैल्यू और परचेज प्राइस में, इस 5 रुपीज़ के डिफरेंस को कंपनी बोलती है कि दिस विल बी योर रिवॉर्ड फॉर योर इन्वेस्टमेंट। आपको देना 95 है बट आपको मिलेंगे कितने, 100। So that's how zero coupon bonds or zero interest debentures used to work. Okay, now let's come on to merits, demerits of features. Now see, it is preferred by investors who want fixed income at lesser risk. हमेशा ध्यान रखना, डिबेंचर होल्डर्स आर द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू गिविंग रिवॉर्ड्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स। तो इसमें रिस्क कम है क्योंकि पता है कि पैसा जो है वो रीपे कर देगी कंपनी 10 साल बाद, फिक्स इनकम मिलेगी और एक रेगुलर बेसिस पर रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट, डिबेंचर्स आर फिक्स्ड चार्ज फंड्स एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि इन्हें फिक्स बेसिस पर आपको एक तरीके से कंपनी का एक्सपेंस रहता है जो कंपनी को पे करना ही है। इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर अ कंपनी टू पे दोस रिवॉर्ड्स, पे दोस चार्जेस व्हाट अ डिबेंचर होल्डर प्रोवाइड्स। तो इनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, लॉस भी होगा तो भी डिबेंचर होल्डर को आपको रिटर्न देना है, इंटरेस्ट पे करना है और 10 साल बाद उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे आउट करना है। सो ये डिबेंचर के होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। नेक्स्ट, एज डिबेंचर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर्स डू नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमने बात करी थी जब इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो हमने ये देखा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग का अधिकार है, बट डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग का कोई अधिकार नहीं है। दैट मीन्स कि जो कंपनी का या मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर्स इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी कैपिटल। नाउ सी, जब भी अपन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो फॉर इशूइंग दोज शेयर्स अ कंपनी हैज टू गो फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, जो हमने डिस्कस भी किया। फ्लोटेशन कॉस्ट का डिबेंचर में कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स ये आसानी से इशू किए जा सकते हैं और आसानी से इसका जो पैसा है वो कवर्ड किया जा सकता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिबेंचर होल्डर्स को जो डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट पेमेंट दिया जाता है वो टैक्स डिडक्टेबल है। टैक्स डिडक्टेबल मतलब प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा और फिर टैक्स जाएगा। मतलब अगर प्रॉफिट में से बहुत सारा पार्ट इंटरेस्ट के फॉर्म में जा रहा है, दैट मीन्स टैक्स आपको कम प्रॉफिट पे देना पड़ रहा है, मतलब आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है। क्लियर? बॉन्ड्स आर ऑल्सो डेट इंस्ट्रूमेंट दैट डज नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये बॉन्ड्स वही है जो मैंने बात की थी जीरो कूपन बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स हमेशा इंटरेस्ट रेट नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, इशू ही डिस्काउंट पे कर देते हैं। मतलब 100 का डिबेंचर है तो उसको डिस्काउंट करके 95 में इशू किया जाएगा। मतलब कंपनी मार्केट से पैसा 95 रुपीज उठाएगी और जब रिडीम करेगी तो 100 रुपीज देगी, ठीक है। Apart from this, there are certain limitations like as they are fixed charge instruments। तो जब कंपनी की अर्निंग्स नहीं होगी तो कंपनी को लॉस होगा, तो उस केस में कंपनी को फिर भी इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा। तो एक तरीके से कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, बर्डनसम हो जाएगा, ठीक है। देन ईच कंपनी है सर्टन बोरिंग कैपेसिटी। कुछ कैपेसिटी तक ही आप कंपनी के फॉर्म में डिबेंचर्स ले सकते हैं, इशू कर सकते हैं, डिबेंचर के फॉर्म में पैसा उठा सकते हैं, बट उस लिमिट के बाद कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके डिबेंचर्स होल्डर्स को पैसा नहीं दे सकता। जस्ट लाइक द शेयर्स, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ शेयर्स, सेम लाइक डिबेंचर्स, डिबेंचर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिक्योर डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर डिबेंचर्स। Secure debentures are the debentures which create a charge on the assets of the company, thereby mortgaging the assets of the company। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो मॉर्गेज करके अगर डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं दे पाती है तो वो क्या करेगी, मॉर्गेज रखेगी एज अ कोलेट्रल, सिक्योरिटी पे रखेगी एसेट्स को और उससे पैसा लेकर उसको सेल आउट करके उन एसेट्स को डिबेंचर होल्डर को पैसा देगी। Unsecured debentures are, on the other hand, do not carry any charge on or security on the assets of the firm.
Next, registered and bearer. Registered debentures are those which are duly recorded in the register of the debenture holders maintained by the firm. These can be transferred only through a regular instrument of transfer. इसका मतलब ये है कि रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो हैं जो रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं कंपनी के रजिस्टर में. In contrast to the debentures which are transferable by mere delivery are called bearer debentures. Just बिना रजिस्टर किए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर दें उनको, ठीक है, कैसे डिलीवर करके, वो कहलाते हैं बियरर. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल हम प्रेफरेंस शेयर्स में भी देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ सी, convertible debentures are those debentures which can be converted into equity shares after the expiry of specified period. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपए के डिबेंचर्स हैं 10 साल के लिए, ठीक है. तो कंपनी ने क्या किया, 10 साल बाद 100 रुपए वापस नहीं दिए. कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बोला कि हम आपके जो डिबेंचर हैं इनको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, ठीक है. सो वो डिबेंचर्स क्या कहलाएंगे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. On the other hand, non-convertible debentures क्या होंगे, which cannot be converted into equity shares. Next है first and second. Debentures that are repaid before other debentures are repaid are known as first debenture. ये बहुत easy है. वो debentures जो पहली बार किसी को रीपे किया जाएगा वो फर्स्ट डिबेंचर. द सेकंड डिबेंचर्स आर दोज विच आर पेड आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर्स हैव बीन पेड. सेकंड डिबेंचर्स वो होंगे जब पहले डिबेंचर को पे करने के बाद जिन डिबेंचर्स को पे किया जाएगा वो सेकंड डिबेंचर्स. तो पहले जिसको किया गया वो फर्स्ट डिबेंचर, और फर्स्ट के बाद जिन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया गया वो सेकंड डिबेंचर. So that's all from the point of view of debentures.